नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 1 करते हैं। ये स्पेशली हम लोग तैयारी किस चीज़ के कर रहे हैं, आरपीएफ और एसआई का। उसी में आरपीएसएफ मैंने एसआई का तैयारी कर रहे हैं। जो लोग बीएसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। पहले आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग भी इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप इसका क्या होता है, 31 होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी बता देते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में भी बता देंगे, ताकि क्या होता है कि ये टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में आपको शिफ्ट हो जाएगा। गैलियम क्या होता है, एक रासायनिक तत्व है, ये तो आपको पता होगा। और इसको कैसे, किस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, GA से डिनोट करते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ ये ठीक है, GA से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं गैलियम का। और ये इसकी परमाणु क्रमांक की बात करें तो कितना होता है, 31 होता है। आई होप ये चीज़ आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बोलेंगे ये थे सी रंगराजन। ये क्या थे, सी रंगराजन थे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, अभी चूँकि हम आपसे 12वें पूछे हैं, 12th पूछे हैं, तो आप हमको 15th बताइएगा और 16th बताइएगा, ठीक है। 15th और 16th आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा सा सी रंगराजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग, सी रंगराजन ने क्या किया था, 12वें वित्त आयोग की अध्यक्षता की थी और इसे 1 नवंबर 2002 को संघ और राज्यों के बीच कर के शुद्ध आयु के वितरण पर सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। आया समझ में। बेसिकली वित्त आयोग किस चीज़ से रिलेटेड होता है, वित्त आयोग जो रिलेटेड होता है वो आपको फाइनेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो यहीं पे वो केमिस्ट्री का पॉलिटी का एक क्वेश्चन कर देते हैं कि फाइनेंस कमीशंस किस आर्टिकल में है, वो थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए तो। और यदि आपको याद होगा तो ये अनुच्छेद आपको किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो ये है 280 में, ठीक है। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप कौन से, आपकी जिम्मेदारी की क्या है कि आप क्या बताइए, 15th बताइए और साथ में 16th बताइए, यदि आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कहता है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ठीक है। तो ये आप बताइए, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये किया गया था, आपको टाइम देते हैं बताने के लिए। देखिए आप पहले क्वेश्चंस को देखने के बाद 4 ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, 5 सेकंड का टाइम देंगे, फिर आप क्या कर सकते हैं, मन में बोल सकते हैं, ठीक है। इसको दिया किसने था, इसको दिया था वर्नर हाइजेनबर्ग ने, ठीक है। और ये कब दिया था वो हम बता देते हैं आपको, ये दिया था 1927 में दिया था, ठीक है। अनिश्चितता का सिद्धांत 1927 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या है, वर्नर हाइजेनबर्ग। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे भाई साहब कहाँ के, जर्मनी के थे। इसमें ये चीज़ आपको क्या करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कहता निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है। देखिए यूनेस्को का होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ये शब्द आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म। और इसका देख लीजिएगा, ये आपकी दायित्व बनती है कि आप इसको क्या कीजिए कि इसका पहले देख लिए किस ईयर में ये यूनेस्को क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। ये भी चीज़ क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को का स्थापना कहाँ हुआ है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, ये भी चीज़ आप क्या कीजिएगा, आप इसको देखिएगा। हाँ आए समझ में। और इसका एक बार फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, आप लोग फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। हाँ भैया ये बताइए कि विश्व विरासत स्थल नहीं है इसमें से। तो अब देखिएगा, जो भी चीज़ इंडिया के अंदर यूनेस्को ने जितने भी विश्व विरासत स्थल घोषित किए हैं, उस चीज़ को आप एक निगाह से, सरसरी निगाह से गो थ्रू हो जाइएगा। चलिए, तो इनमें से क्या पूछ रहा, स्थल नहीं है,
तो स्थल नहीं है। पहले 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं हैं, रानी की बावली है, हुमायूं का मकबरा है, 4 मीनार है। बताइए क्या होगा? ये होगा 4 मीनार। 4 मीनार होगा। ये सब चीज़ के बारे में बता देते हैं। एलिफेंटा की गुफाओं को कब मिला दिया गया था? तो ये दिया गया था 1987 में। ठीक है। रानी की बावली को कब दिया गया था? आप बताइए। रानी की बावली है ना, ठीक है। फिर है हुमायूं का मकबरा, और ये दिया गया था 2014 में, और ये हुमायूं का मकबरा को दिया गया था 1993 में। तो आपसे क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो 4 मीनार को मार के निकलिए। आइए, कहता है एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है? एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम आपसे पूछा है। ये क्या है उपनाम? पहला ब्रॉड मैन, दूसरा पनिशर, तीसरा चर्ची, चौथा गॉड ऑफ क्रिकेट। तो गॉड ऑफ क्रिकेट देखिए, थोड़ा सा एलिमिनेशन ट्रिक भी बता देते हैं। एलिमिनेशन ट्रिक बता देते हैं। एलिमिनेशन ट्रिक देखिए, गॉड ऑफ क्रिकेट तो नहीं होगा। ये सब चीज़ तो जानते होंगे। हमारे मास्टर ब्लास्टर को कहा जाता है, सचिन जी को कहा जाता है मास्टर ब्लास्टर। तो ये हम आपको क्या एलिमिनेशन ट्रिक बता देते हैं। ये तो नहीं होगा भैया। अब आपके पास 3 ऑप्शन आ गए। चलिए आइए। अच्छा, फिनिशर भी तो MS धोनी को कहते हैं। जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो शायद हमारी भाषा सहमत होंगे, वो MS धोनी को कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा 2। अब आप क्या ये दोनों में होते हैं, इसको कहते हैं 50-50। 50-50 यहाँ जब बचे ये भी नहीं ये भी नहीं, तो 50-50 स्टिक ले लीजिएगा आप। आपको चांस यहाँ तो आपको गेम खेलना ही है, रिस्क लेना ही है। चलिए आइए, ब्रॉडमैन या चर्ची? चर्ची विल बी द आंसर। ये आंसर होगा चर्ची। ठीक है। ये क्रिकेट से क्वेश्चन था, जो लोग क्रिकेट देखते हैं। चलिए करते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है मूल अधिकारों से, दूसरा आधिकारिक भारतीय भाषाओं से, तीसरा मूल कर्तव्य से, चौथा न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से परे कानूनों से। एक बार थोड़ा सा हमको चेक कर लेने दीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। बस एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक, चलिए आइए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है किस चीज़ से संबंधित है? कहता मूल अधिकारों से, दूसरा आधिकारिक भारतीय भाषाओं से, मूल कर्तव्यों से, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से, परे कानूनों से। देखिए, जो लोग नहीं भी जानते हैं ना, तो भी इसका क्या कर सकते हैं आप? 50-50 कर सकते हैं। वो हम आपको सिखा देते हैं। देखिए, मूल अधिकार क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स होता है। मूल अधिकार क्या होता है? आपको फंडामेंटल राइट्स होता है। आप देखे होंगे ये अनुच्छेद 12 से कितना है भाई? 32। तो ये तो नहीं होगा। आते हैं मूल कर्तव्य से, तो मूल कर्तव्य भी नहीं होगा। मूल कर्तव्य भी देखिएगा तो आपको क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो ये भी नहीं होगा। कहता है न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से परे कानूनों से, नहीं। बेसिकली भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, उसमें आधिकारिक भारतीय भाषा दिया गया। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप कितना संविधान में कितना सूची है, अनुसूची है, उसको क्या कीजिए, एक बार गो थ्रू हो जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना अनुसूची है। ठीक है, और उसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा आप। चलिए आइए। कहता है क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? पहला हाँ, दूसरा हाँ वित्तीय आपातकाल के दौरान, तीसरा हाँ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, चौथा नहीं। चलिए आइए, क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? जैसे हमारे देश में देखे होंगे कि लोकसभा भी है भाई, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों? एक व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। बेसिकली आप जनप्रतिनिधि जो कानून आया था 1951 में, जनप्रतिनिधि एक कानून आया था आपको, जिसको कहते हैं RPA एक्ट। ठीक है ना, उसमें आप देखिएगा, उसमें बाकायदा इसमें मेंशन है कि दोनों सदनों का एट ए टाइम कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता। ठीक है,
यदि व्यक्ति चुना जाता है तो 10 दिनों के भीतर यह निर्णय करना होगा कि वो किसी एक सदन का सदस्य रहना चाहता है। आया समझ में? ठीक। कहता है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये तो इजी है भाई, ये तो बता देंगे आप। पहला भारत के राष्ट्रपति, दूसरा रक्षा मंत्री, भारतीय थल सेना प्रमुख, चौथा भारत के प्रधानमंत्री। चलिए इसमें भी हम आपको 50-50 सिखाते हैं, कैसे 50-50 स्टेक लेते हैं। देखिए मोस्ट एग्ज़ाम में होगा ये ना कि आपको पूरा क्वेश्चंस नहीं आएगा, पूरा 100% कि हमको आता ही है। वैसे केसेस में हमारे क्या आएगा, ये मूल मंत्र आपको काम आएंगे कि सर 50-50 ने आपने हमको सिखाया था। ठीक है, चलिए आइए। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। पहला नंबर प्रधानमंत्री तो कभी होंगे नहीं, ये तो लिख लीजिए आप, ये होंगे नहीं, इसको हटा दीजिए आप, प्रधानमंत्री जी को हटा दीजिए। अब आते हैं क्या, भारतीय थल सेना प्रमुख। कुछ लोगों का लगेगा भैया ये हो जाएगा, कुछ लोगों का लगेगा भैया रक्षा मंत्री भी होंगे, लेकिन सुप्रीम कमांडर सभी फोर्सेस का जो होता है वो होता है कौन, भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति को ही क्या कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, होंगे कौन, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर होते हैं। ठीक है ना। अब हम आपको कुछ ड्यूटी देते हैं, जैसे अब बात हुई है प्रेसिडेंट का, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रेसिडेंट का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में होता है या अप्रत्यक्ष रूप में होता है। ठीक है, हम आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कहता नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ है। पहला असम, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा महाराष्ट्र। चलिए बताइए। नील विद्रोह, ये तो आंख बंद करके मारने वाला प्रश्न है जी। मारिए पश्चिम बंगाल। अब बोलिएगा क्यों सर, तो आप सुने होंगे, क्या सुने हैं कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था हमारे देश में, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। उस समय हम लोग जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो यहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक प्रांत हुआ करता था, तो उस समय क्या हुई थी कि देखे होंगे आप, बॉयकॉट के भी चली थी। लोग एक दूसरे के वहाँ बंगाल जब विभाजन हुआ था तो लोग एक दूसरे को क्या कर रहे थे, राखी बांध रहे थे। तो उसी दरमियान होता क्या है कि नील विद्रोह, उससे पहले की ये कहानी है, सॉरी नील विद्रोह जो है उससे पहले की है, आपको ये देखने को मिलेगा उससे पहले, लेकिन एक स्वरूप डाल देता है नील विद्रोह। वो हमने आपको पहले का कहानी बता दिया। नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था, जो बंगाल के किसानों, ये कब हुआ था, 1859 में किया गया था। ठीक है, अभी जो हमने बताया ना 1905 का जो कहानी, वो नील विद्रोह से आगे की कहानी बता दिए थे आपको। ठीक है, आप समझिएगा कि 1859 में ये बेसिकली किसानों के दुख दर्द को क्या किया गया था, इसमें बताया गया था, एक ड्रामा के फॉर्म में, एक नाटक के फॉर्म में बताया गया था, एक नाटक के फॉर्म में बताया गया था। आए समझ में। किंतु ये विद्रोह की जड़ें आधी शताब्दी पुरानी थी, अर्थात नील कृषि अधिनियम पारित किया गया। आए समझ में। तो ये बेसिकली हम लोग याद रखेंगे 1859। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जो हमने आपको बताया ना 1905 वाला स्वदेशी मूवमेंट, ये आपको को रिलेट है विद दिस नील विद्रोह। बोलेंगे कैसे सर, तो एक नींव डाल देती है, एक क्या देती है, नींव डाल देती। बोलिएगा उसमें भी कैसे, तो इससे समझ में आता है ना कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, सामाजिक तौर पे कैसे कर रहे हैं, इकोनॉमिक तौर पे कैसे कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल तौर पे कर रहे हैं भैया, एक्सप्लॉयटेशंस कर रहे हैं। और एक वही एक्सप्लॉयटेशंस देखने को, उसका खिलाफ हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ का जो भी उसकी गतिविधियां होती हैं, उसके खिलाफ हम लोग कदम उठाते हैं। कब, 1905 में उठाते हैं। इसलिए हमने 1905 का आपको जिक्र कर दिया था। चलिए आइए। कहता है सूर्य और मंगल ग्रह के, एक सेकंड, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आइए। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, ये तो बता दीजिएगा कितनी है जी। पहला कहता है 245, दूसरा 197 और तीसरा 227.9। तो ये है कितना है, 227 है, 0.9 है। यही आपके क्या है,
मिलियन किलोमीटर। ये मिलियन किलोमीटर क्या है, दोनों के बीच में दूरी है। कैसे, फिगर से बता देते हैं। सूर्य और मंगल ग्रह ये मान लीजिए, और ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो 227.9 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, आए समझ में? चलिए आइए। कहता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है? तो बताइए, किसको संबोधित करते हुए देता है? सिंपल आपसे पूछ रहा है, इतना घुमा फिरा के कि भैया ये बताओ कि ये भाई, ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे? दैट्स इट। देखिए, ये अपना इस्तीफा कुछ नहीं, ये प्रेसिडेंट साहब हैं, तो ये अपना इस्तीफा दे देंगे किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को दे देंगे इस्तीफा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा, मारिए खटाक से उपराष्ट्रपति और आगे बढ़िए। है समझ में? चलिए। कहता है इथोपिया की राजधानी है, ये तो बता दीजिएगा। अदिस अबाबा, दूसरा का अक्रा, तीसरा पने, और चौथा क्वालालंपुर। देखिए, इसको भी 50-50 कीजिए आप। 50-50 हम आपको सिखा देते हैं। इथोपिया, क्वालालंपुर का तो नहीं होगा, मारिए खटाक सा। अब आते हैं ये तीनों में, तो बताइए किसका है? अदिस अबाबा का होगा। देखिए, अदिस अबाबा जो है इथोपिया की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, तो अदिस अबाबा जो है उसका इथोपिया क्या है? एक राजधानी भी है, कैपिटल भी है और बिग सिटी भी है। समझ में? चलिए। कहता है टेम्स नदी किस देश में बहती है? टेम्स नदी किस देश में बहती है? तो ये किस में बहती है जी? ये तो इंग्लैंड की नदी लग रही है हमको। हाँ, ये इंग्लैंड की नदी है। ठीक है ना, ये इंग्लैंड की नदी है, टेम्स नदी। यानी कि आपसे पूछा क्या, टेम्स रिवर किस कंट्री में बहती है? पहला इटली है, तीसरा चीन है और फ्रांस। इसमें भी थोड़ा 50-50 हम आपको सिखा देते हैं। चीन उनका नदी देखिएगा ना, ZX से स्टार्ट होगा, जिंगजांग ऐसे इस तरह का रहेगा, युआन इस तरह का रहेगा। तो चीन का तो आप एलिमिनेट कर लीजिएगा, बाकी देख लीजिए इस तीनों का। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? आपको इंग्लैंड मार के निकल जाइए, टेम्स नदी। ठीक है, चलिए। कहता है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है। पहला मैग्नस कार्लसन। अच्छा, मैग्नस कार्लसन, टीमो बोल, लुजिया जियो, जन मीजुतानी। बताइए इनमें से कौन सा नहीं होगा? मैग्नस कार्लसन का तो नहीं होगा, क्या होगा आप बताइए? बताइए कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस संबंधित नहीं है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछा, याद रखिएगा। एग्जाम में जब भी नहीं आए ना, द वर्ड नहीं, नोट एकदम ऐसे कर लीजिएगा। मैग्नस कार्लसन नहीं होगा। चलिए, पहले आंसर बता दिए थे, मैग्नस कार्लसन नहीं होगा। ये भाई साहब को क्या देखते होंगे आप? कमेंट सेक्शन में बताइए क्या खेलते हैं ये मैग्नस कार्लसन, हमने बताएंगे। कुछ आप भी कर लीजिएगा। चलिए। कहता है सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, किसने लिखी है? पुस्तक है, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये बुक किसने लिखी है? बताइए। ये विराट कोहली ने लिखी है, सचिन तेंदुलकर ने लिखी है, डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन ने लिखी है, सौरभ गांगुली ने लिखी है। कुछ लोग मार देंगे, खट्टाक से मारेंगे, क्या जुरा डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन। कुछ लोगों को क्या होता है ना कि एलिमिनेशन ट्रिक लगाते हैं कि भैया ये तीनों खिलाड़ी लग रहा है, इसका नाम सुना नहीं है इसलिए लगा दो, इसलिए गलत है। ये लिखे हैं कौन? सौरभ गांगुली जी लिखे हैं। तो आप देख लीजिएगा, जो भी खिलाड़ी का जो बुक्स होता है ना, उसको एक बार रिवाइज कर लेके जाइएगा। आइए। कहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या स्रावित करती है? ये तो बता दीजिएगा। पहला प्रोजेस्टेरोन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा मेलाटोनिन, चौथा ऑक्सीटॉक्सिन। बताइए क्या होगा? देखिए, प्रोजेस्टेरोन तो आप नहीं होगा, ये पुरुषों में होता है, तो ये चीज़ तो नहीं होगा, ये चीज़ें आपको नहीं होगी। पहला ऑप्शन नहीं होगा। एक सेकेंड, हाँ चलिए, ये तो नहीं होगा। अब आइए, एस्ट्रोजन ये फीमेल में होती है, ये भी नहीं होगा। दूसरा मेलेटोनिन और ऑक्सीटॉक्सिन।
पिट्यूटरी ग्लैंड का आप सुने होंगे नाम, ये मटर के आकार के दाने का होता है, आपको पता है कि नहीं? पूछा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या स्रावित करती है, तो ये क्या करती है जी, ये करती है आपको ऑक्सीटॉक्सिन करती है, ये आप जानते होंगे ऑक्सीटॉक्सिन करती है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 4th नंबर वाला है, आंसर हो जाएगा आपका। कहता है शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है, किस खेल में होता है जी, बताइए। हॉर्स रेसिंग, दूसरा क्रिकेट, पोलो, वॉलीबॉल। ना क्रिकेट में तो ना सुना है, क्रिकेट में तो ना सुना है, तो इसलिए इसको हटा ही दीजिए। पोलो हॉर्स रेसिंग का तो बोलेंगे सर हमको पता ही नहीं है। बेसिकली पता है बैक रो अटैक होता है वॉलीबॉल में, तब होता है जब 3 बैक रो में से कोई एक खिलाड़ी नेट के ऊपर से बॉल पर अटैक करता है, तभी क्या वर्ड होता है, बैक रो अटैक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है। चलिए आइए, कहता है कि डैश पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचना है जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। चलिए इसका क्या होगा आंसर, पहला स्ट्रेड, दूसरा विली, तीसरा स्टोमेटा और चौथा क्रोमेटिन। ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ना स्ट्रिएटेड, ये नहीं होगा। क्या करा, पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचना है जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, स्टोमेटा करती है भाई। ये क्या करती है, प्लांट का देखे होंगे, स्टोमेटा करती है ये सब काम, ठीक है। चलिए आते हैं 19वां नंबर प्रश्न पे। कहता है 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे। ये खोंड जनजाति में भी देख लीजिएगा आप। इस प्रश्न को करने से पहले आपको बता देते हैं कि भारत में जो भी जनजातियाँ और उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे संथाल हो गया, मुंडा हो गया, उड़ाव हो गया, खोंड हो गया, ये सब जनजाति को आप क्या कीजिएगा, एक बार देख के जाइएगा। ये पूछा है कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल, दूसरा राजस्थान, तीसरा दिल्ली, चौथा उड़ीसा। बताइए, ये बेसिकली होंगे उड़ीसा में। कुछ लोग मार देंगे कहाँ, सोचेंगे कि वेस्ट बंगाल से सटा हुआ झारखंड, झारखंड से सटा हुआ वेस्ट बंगाल, इसलिए लगा दो ना भैया, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये उड़ीसा सही होगा आंसर इसका, ठीक है। चलिए 20वां नंबर प्रश्न पे आइए। कहता है कि सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे पहले भी समाप्त किया जा सकता है। बताइए, उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष द्वारा। ये तो बता दीजिएगा। तो कौन 5 वर्षों का होता है लेकिन इससे पहले भी समाप्त किया जा सकता है, कौन? इसको करेंगे राष्ट्रपति जी कर देंगे। और कौन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देगा। कहेगा किसको? प्रेसिडेंट साहब को कि आप क्या कीजिए, असेंबली को डिसॉल्व कर दीजिए। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। वही प्रश्न आपसे क्या किया, पूछा गया और कुछ नहीं। चलिए, ये कहता है कि निम्न में से अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका जी, किसको? तो पहले देखिएगा चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी। भाई ये तो यूटी है ना, देखिए ना, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पौंडीचेरी, ये तो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो सिक्किम है, ऑलरेडी स्टेट है, तो ये भी ऐसे मार के निकल जाइए खटाक सा। नहीं, और सही सिक्किम को ऑलरेडी मिल चुका है ना जी। कब मिला था? 1975 में मिला था भाई इसको। किस चीज़ का दर्जा? एक स्टेट होने का दर्जा मिल गया था, ठीक है। चलिए, कहता है कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? पहला ऑप्शन बॉन बेयर, दूसरा आर मिश्र, तीसरा एडवर्ड जेनर, चौथा रॉबर्ट कोच। तो इसका हो जाएगा क्या? आधुनिक जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान के आपसे पूछा है जीवाणु विज्ञान के जनक, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट कोच।
क्या है, इसके जनक माने जाते हैं। फादर ऑफ जिसको कहते हैं क्या, बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इन्हीं के कौन माना जाता है, बैक्टीरियोलॉजी, इन्हीं के जनक रॉबर्ट कोच को माना जाता है। चलिए, कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। IUPAC नाम क्या है ऑक्जेलिक अम्ल का। पहला ब्यूटेनोइक अम्ल, दूसरा मिथेनोइक अम्ल, तीसरा हेक्सेनेडिओइक अम्ल, चौथा एथेनेडिओइक अम्ल। बताइए, इसका हो जाएगा क्या, एथेनेडिओइक अम्ल बोलते हैं इसको। ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र क्या होता है, C2, बता देते हैं आपको, फार्मूला बता देते हैं, आप भूल गए होंगे, C2H2O4। एक बार फिर से बता देते हैं, C2H2O4, यही है भैया। चलिए, इसका क्या हो जाएगा, आपको 4 आंसर हो जाएगा। कहता है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, 1929 में। तो देखिए, इस प्रश्न को डिस्कस करने से पहले आपको डिस्कस कर लेते हैं कि INC का स्थापना कब हुआ भाई। तो 1900 क्या हुआ था, 85 में। अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, इसके पहले अध्यक्ष का पता कीजिए आप, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष का पता कीजिए वो भी, और जो भी INC का सेशन हुआ है, इम्पोर्टेंट सेशन हुआ, उसका डेट और प्लेस का नाम क्या कीजिए आप, याद करने का कोशिश कीजिए। ठीक है। तो 1929 में कौन सा जगह पे हुआ था, तो 1929 में हुआ था लाहौर में। 1929 में क्या हुआ था, लाहौर में हुआ था। लाहौर विल बी द आंसर। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है बोधि सत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो ये तो बता देंगे आप, बिहार और यूपी के लोग तो बता देंगे, और जो लोग बुद्धिज़्म पढ़े होंगे, ये जरूरी नहीं है बिहार यूपी के लोग ही बताएं, जो बुद्धिज़्म पढ़े होंगे उनको पता होगा। एक धर्म है जी, है ना। तो बेसिकली बुद्धा से रिलेटेड है, ये तो पढ़े ही होंगे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है बोधिसत्व। इंग्लिश में इसको बोधिसत्वा कहते हैं, इसको हिंदी में बोला गया बोधिसत्व। ठीक है। चलिए, ये किस धर्म से, बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। आइए, कहता है कि टोंगा की खाई ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, ये तो बता दीजिएगा। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा आर्कटिक महासागर और चौथा हिंद महासागर। बताइए। बस ये ट्रेंच, जैसे ही आपको बोले ना ट्रेंच वगैरह, खाई वगैरह, मारिए खटाक सा प्रशांत महासागर, क्योंकि यहाँ का जो ट्रेंच है ना, आप देखे होंगे, आप बताइएगा कितना किलोमीटर है, 11 किलोमीटर होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनी बड़ी खाई है प्रशांत महासागर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, पैसिफिक ओशियन कहते हैं। ठीक है, पैसिफिक ओशियन कहते हैं। चलिए, कहता CH3COOH का आयनीकारक नियतांक कितना है, यानी एसिटिक अम्ल का आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, टू दी फैक्ट बात करते हैं। और ये कितना है, 1 पॉइंट आपको बता देते हैं, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ ये देखिएगा, इसका जो होता है ना, बेसिकली होता है 1.74 इंटू 10 के पावर -5 होती है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का आयनी कारक नियतांक होता है 1.74 इंटू 10 के पावर -5। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कहता है ककरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ये तो बता दीजिएगा। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा, चौथा झारखंड। बताइए कौन सा होगा। ककरापार तो जानते हैं ना जी, ककरापार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कहाँ पे है, गुजरात के है। और गुजरात में भी आप हमसे पूछिएगा तो होगा, ये है ब्यारा नगर के समीप स्थित है। वहाँ एक जगह है, ये बेसिकली आप इतना याद रखिएगा, गुजरात में है। ठीक है। उसी तरीके से आप मुंबई का देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और तमिलनाडु है उसका याद कर लीजिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट है थोड़ा।
कहता है संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? संवेग ज्ञात करने का सूत्र, तो संवेग ज्ञात करने का सूत्र तो ये तो आपको पता होगा ना, ये द्रव्यमान इंटू वेग होता है। द्रव्यमान इंटू वेग, तो इसका कौन सा ऑप्शन में देखिए, तो द्रव्यमान इंटू वेग चौथा ऑप्शन में है। तो इसको करके निकलिए आप। चलिए, कहता निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता? पहला अफगानिस्तान, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल और मालदीव। ये तो बता दीजिएगा भाई, तो बहुत इजी है। कौन सा देश, पहले ये जान लीजिए भारत के साथ कितने देश सीमा साझा करता है वो भी आपको जानना है। जैसे बांग्लादेश करता है, आपको पाकिस्तान करता है, आपको इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। देखिए, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ, और बताइए, हम लोग ऐसे याद किए थे बचपन में, MBA किया। और बताइए आप, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ। क्या श्रीलंका करती है क्या? नहीं, नहीं करती है, नहीं करती है। भूटान, भूटान करती है क्या? बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ, करती है। इसका कौन नहीं करता, आपसे पूछा, नहीं करता ना। नेपाल करता है? हाँ, नेपाल भी करता है। अफ़गानिस्तान, इन सबों में बता देते हैं। अफ़गानिस्तान कम सीमा ऑर्डर करती है, 76 किलोमीटर के लगभग करती है। इसमें कौन नहीं करता, तो ये मालदीव नहीं करता, ठीक है। भूटान भी करता है, ठीक है। तो आप इसको देख के जाइएगा। चलिए, RTGS का पूर्ण रूप है, RTGS का पूर्ण रूप है, ये बताइए। RTGS का ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ये बेसिकली इस चीज़ पे हम आपको 3 ज्ञान दे देते हैं। देखिए, एक होता है पता है IMPS होता है, एक होता है NEFT होता है, और एक होता है RTGS होता है। तो यही RTGS पूछा, इसका फुल फॉर्म पूछा। इसका होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। और NEFT में देखिएगा थोड़ा टाइम लगता, पैसा जाता है। ये एकदम खटाक से जैसे भेजेगा इंसान तभी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। NEFT में 1 दिन बाद जाता है, और RTGS में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसका आप देखिएगा कि इसमें कितना टाइम लगता है और इसमें कितना टाइम लगता है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। चलिए, आते हैं 32। लोकसभा में किन में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है लोकसभा में? बेसिकली आप पता है ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ ये रहा है कि भैया ये बताओ कि लोकसभा सीट किस राज्य में कितना है। तो बिहार के लोग होंगे तो जानते होंगे 40 है लोकसभा का सीट, है ना। तो इस समय उत्तर प्रदेश है, और क्या नहीं। एक कहावत आपने सुने हैं कि दिल्ली के गद्दी पे कौन बैठता है और कहाँ होके गुजरता है? तो यूपी से होकर गुजरता है। तो जो यूपी भैया जीत लिया, वो समझिए अच्छे सीट लाए, वो दिल्ली के गद्दी पे बैठ जाएगा। तो मारिए आँख बंद करके इसमें यूपी के लोग होंगे तो जानते होंगे कितने सीटें हैं जी। चलिए हम ही बता देते हैं, 80 सीटें हैं यूपी की, ठीक है। महाराष्ट्र का पूछिएगा हमसे तो कितना है? 48 है। बिहार का बता ही दिए आपको। चलिए, कहता है कि द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटीज़ किसने लिखी? आर्कियोलॉजीज ये लिखे हैं कौन? ये लिखे हैं दिलीप कुमार चक्रवर्ती। ये याद कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा। दिलीप कुमार चक्रवर्ती जी क्या किए हैं? ये बुक लिखे हैं, द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन टाइम्स। अच्छा, आर्कियोलॉजी समझते हैं जी आप लोग? आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी आप देखते हैं पुराने जो होती है फॉसिल्स होती है, उसको क्या करते हैं लोग? स्टडी वगैरह करते हैं। ये हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, मतलब कि ओल्ड फैक्ट्स को, डेटा को हिस्ट्री में कलेक्ट करने का चीज़ ही क्या है? आर्कियोलॉजी है, ठीक है ना। इस पर एक ये तो है ना, जो देखते हैं ज्ञान वापी का मसला हो गया, राम मंदिर का मसला हो गया, तो उसमें भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ करता था। वो चीज़ क्या करता है? ओल्ड हिस्ट्री को क्या करता है? स्टडी करता है, ठीक है ना। चलिए, कहता है कि खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ये तो बता दीजिएगा। चंदेलों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा, पल्लवों द्वारा, चालुक्य द्वारा? बताइए। बेसिकली ये बताया गया, पता है, वो चंदेल जो सरकार, सॉरी जो चंदेल राजा जो हुआ करता था, उनके द्वारा ये खजुराहो में के मंदिर बनाया गया था वहाँ पे, ठीक है। कहता है कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये तो बता दीजिएगा।
चलिए इस पे हम 3 चीज़ बता देते हैं आपको। पहला, खेड़ा को बताने से पहले हम आपको बता देते हैं चंपारण। उसके बाद आपको होता है क्या, एक हंगर स्ट्राइक होता है ना जी, खेड़ा होता है। अच्छा, ये हो गया चंपारण सत्याग्रह। लेकिन देख जानिएगा कि चंपारण सत्याग्रह से ही क्या करते हैं गांधी जी, अपनी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये होता क्या 1917 में। खेड़ा भी कब होता है, 1918 में होता। एक अहमदाबाद होता, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, 3 चीज़ देख लिए। 1 सेकंड बस रुक जाइएगा थोड़ा सा। चलिए, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे ये हुआ था आपको, कहाँ हुआ था, ये गुजरात में हुआ था। तो इसको गुजरात पे हम लोग क्या करेंगे, गुजरात पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। असम की राजधानी कहाँ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बता दीजिएगा। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। रांची तो होगा नहीं, ये किसका है, झारखंड का है ना। बाकी के देख लीजिएगा आप, जितने भी स्टेट में जो कैपिटल है ना, जैसे 28 स्टेट्स है, तो एक बार ग्रोसरी शीर्ष निगाहों से आप देख लीजिएगा सबका, स्टेट एज वेल एज कैपिटल। कहता युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ। 2018 का युवा ओलंपिक का कहाँ हुआ था बताइए। ब्यूनस आयर्स जगह है, वहीं पे क्या हुआ था, जो अर्जेंटीना क्या उसका कैपिटल है, हाँ यहीं पे हुआ था आपको। ब्यूनस आयर्स जगह का नाम है, वहीं पे आपको क्या मिला था, 2018 का आयोजन हुआ था युवा ओलंपिक का, ठीक है। कहता वो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1962 में, 1952 में, 1972 में, 1982 में। तो इसको बता देते हैं हम आपको। बेसिकली ये कब लागू हुआ था, ये हुआ था 1972 में, 1972 में हुआ था आपको, 1972 में हुआ था, ठीक है। चलिए, कहता निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है, दुर्लभ मुद्रा नहीं है। कहता है कि पहला कुवैती दिनार, दूसरा अमेरिकी डॉलर, तीसरा यूरोपियन यूरो और चौथा कैनेडियन डॉलर। तो बताइए किसमें दुर्लभ मुद्रा नहीं है। अच्छा पहले बता लेते हैं ये दुर्लभ मुद्रा क्या होता है, ये चीज़ बता देते हैं आपको। ये दुर्लभ मुद्रा क्या होता है, कहता है कि जिस मुद्रा की आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक होती है वह मुद्रा दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। जिसकी मांग क्या हो, अधिक हो, डिमांड क्या हो, जिसकी क्या हो, अधिक हो, उसको क्या कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। तो क्या पूछा, मुद्रा नहीं है, दुर्लभ मुद्रा नहीं है। तो भैया लगाइए कुवैती दिनार। ये बोलिएगा सर ये क्या, ये है क्या, तो बेसिकली आधिकारिक मुद्रा है, अन्य मुद्राओं के साथ व्यापार योग्य नहीं है। आइए, कहता है कि केलोटाइप सोसाइटी फेनिक, इसको कहते हैं फोटोग्राफिक क्लब की स्थापना कब की गई, तो ये कब की गई थी बताइए। ये 1847 में की गई थी। कब की गई थी, 1847 में, ठीक है। जब आप प्रश्न को देखते हैं तो आप उसको क्या कीजिए, पढ़ के मन में आंसर देने का प्रयास कीजिए। कहता है भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है, ये बताइए। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये प्रश्न, कौन सा शक्तिशाली है। देखिए क्या राज्यसभा है, क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों है। तीसरा कहाँ नहीं जा सकता, और लोकसभा। कहाँ नहीं जा सकता ये गलत है, कह सकते हैं भाई कौन सा सर्वाधिक अधिक शक्तिशाली है। एक सिंपल सा जानिएगा कि जो इलेक्टेड होता है ना, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनकर भेजता है ना, वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लोकसभा। इसका एक और कारण है, जो भी देखिएगा जो बिल पास होता है ना, जैसे कि फाइनेंस बिल हो गया वगैरह, ये सब चीज़ पे इनका पूर्णतः क्या होता है, अधिकार होता है लोकसभा का, ठीक है ना। चलिए, कहता है कि भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम यानी ECGC का मुख्यालय कहाँ है। आपसे क्या पूछा है कि भैया ये बताइए ECGC का हेडक्वार्टर क्या है, हेडक्वार्टर क्या है।
चलिए बताइए। बेसिकली ECGC का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। ECGC का क्या हेडक्वार्टर? मुंबई है। ठीक है, ठीक। कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये बताइए। ये तो बता सकते हैं आप। ये कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हम लोग बोलेंगे कि ये हुई थी आपको 1950 में हुई थी। ठीक है, 1950 में हुई थी। ठीक है, अब आप हमको क्या बताइएगा कमेंट बॉक्स में? सर्वोच्च न्यायालय की आर्टिकल बताइएगा, कौन सा आर्टिकल में, अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल। ठीक है, और कितने जजेस हैं अभी वर्तमान में? या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दे दिए हम आपको। कहता है नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ यानी कि ड्रेन्ड एरिया क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है, सोचिए। ये कहलाता है बेसिन। जैसे आप सुने होंगे गंगा बेसिन, यमुना बेसिन, है ना, इस तरह की चीज़ें सुने होंगे। तो यही चीज़ क्या है? ड्रेन्ड एरिया होती है, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? द्रोणियाँ कहते हैं, निर्मित द्रोणियाँ कहते हैं, यही चीज़ है। ठीक, चलिए। कहता है भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? क्या समुद्र तट कहलाती है? क्या बंजर कहलाती है? भूतल और समुद्र के, तो बंजर कहाँ से आ जाएगा? हम बंजर तो कुछ है, इसका कोई लेना देना ही नहीं। तंग घाटी, टापू, कुछ ऐसे अजीबो गरीब देते हैं ऑप्शंस, उस पर नहीं जाइएगा। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? समुद्र तट कहलाती है। कहीं कहीं तट भी दिया रहेगा तो आप मार दीजिएगा, तट रहता है, यही चीज़ कहलाती है। ठीक है, चलिए। कहता है कि ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ये तो बता दीजिएगा, आसान है। ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्या फुटबॉल में होता है, क्रिकेट में, गोल्फ में, या टेनिस में? तो ये होता है भैया आपका ड्यूस टेनिस में होते हैं। ठीक है ना, टेनिस में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? बताइए। ये बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। ये याद रखिएगा थोड़ा आप लोग कि किसको बनाया गया था। ये बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया था। उनकी जब डेथ, कब डेथ हुई थी ये बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए हमें बता देते हैं, 1964 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। कहता है योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि, नागसेन, तीसरा कनाद, चौथा वसुमित्र। तो ये तो कुछ नहीं, पतंजलि का है ना। और ये देखिए होंगे, और यहीं से रामदेव बाबा भी पतंजलि लाते हैं अपना। ठीक है ना, तो बेसिकली इसका जो इतिहास देखिएगा योग सूत्र का, तो पतंजलि आज से नहीं है, कोई नया ये मत सोचिएगा। ये हमारा हिस्ट्री, इसका कहानी बहुत हिस्ट्री का, मतलब एंसेंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं इसको। चलिए आइए, कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? कोलंबिया की मुद्रा का नाम, कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है बताइए? जाहिर सी बात है, जैसा कोलंबिया सही नाम होगा तो कोलंबियन पेसो इसको बोल सकते हैं, कोलंबियन पेसो बोलते हैं इसको। ठीक है ना, नाम है वो, अपने नाम पे ही वो अपने क्या रखा, पेसो का नाम किया। ठीक है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कहता है एसआई पद्धति में गुणज 10 के राइज पावर माइनस 10 के पावर -18 का उपसर्ग है। ये बताइए, क्या अट्टो है, क्या योटो है, क्या एक्सा है, क्या योटा है? ये होता है अट्टो। अट्टो हिंदी में हो सकता है कि आप थोड़ा सा नहीं आप रिकॉग्नाइज कर नहीं कर पा रहे हो, तो इंग्लिश में थोड़ा लिख देते हैं ATTO, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिख दिए, थोड़ा सा याद आ जाता है। ठीक है ना, तो चलिए, क्या आपको सेशन कैसा लगा वो चीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, चलिए एंड करते हैं सेशन को।